Okay, so in this lecture, we will discuss about the regulators of apoptosis and the extrinsic pathway of apoptosis. ठीक है, तो रेगुलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस में क्या चीजें होती हैं? वो प्रोटीन्स जो एपोप्टोसिस को कंट्रोल करते हैं उसको हम लोग रेगुलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस में डिस्कस करते हैं। तो मैमल्स में एक प्रोटीन पाया गया था, दैट वाज BCL2। ये जो BCL2 था ये एक ऑन्कोजीन था। ऑन्कोजीन का मतलब होता है कि ये ट्यूमर को कॉज करता था। जब इसमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है तो ये BCL2 ट्यूमर को कॉज करता था। और कौन से टाइप के ट्यूमर को कॉज कर रहा था? बी सेल लिम्फोमास को कॉज करता है। ओके, तो रेगुलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस में हमारे पास इसी BCL2 फैमिली से रिलेटेड ही बहुत सारे प्रोटीन्स पाए गए थे, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो BCL2 रिलेटेड फैमिली को बिलोंग कर रहे थे। और वो प्रोटीन्स को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स मतलब वो प्रोटीन्स एंटी एपोप्टोसिस करने वाले जो एपोप्टोसिस को रोकते हैं, उनको हम एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कहते हैं, जिसमें BCL-XL, BCL-W, BCL2 ये सारे प्रोटीन्स आते हैं। Okay, then second category is pro-apoptotic. Pro-apoptotic proteins वो होते हैं जो एपोप्टोसिस को करवाते हैं, जिसमें हो जाता है हमारा बैक्स एंड बैक। थर्ड कैटेगरी जो होती है हमारी वो BH3 ओनली प्रोटीन्स होते हैं, यानी इन प्रोटीन्स के पास सिर्फ BH3 वाला डोमेन प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो एंटी एपोप्टोटिक है और प्रो एपोप्टोटिक है, इसके पास BH1, BH2, BH3 एंड BH4 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन BH3 ओनली प्रोटीन्स के पास सिर्फ BH3 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हो जाता है बिड, बैड, प्यूमा एंड बिम, और भी होते हैं। ओके, सो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो एपोप्टोसिस को रोकते हैं, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो एपोप्टोसिस को करवाते हैं, BH3 ओनली प्रोटीन्स। BH3 ओनली प्रोटीन्स या तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को इनहिबिट करवा करके एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, या फिर वो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स की एक्टिविटी को बढ़ा करके एपोप्टोसिस करवाते हैं, तो ये भी एपोप्टोसिस को ही कॉज करेंगे। ये भी एपोप्टोसिस को ही कॉज करते हैं। ओके, नाउ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स के और भी एग्जांपल है, जिसमें BCL-XL, BCL-W, BCL2, A1 प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, MCL, जिनके भी अराउंड CL होता है, वो सारे एंटी एपोप्टोटिक में आ जाते हैं। प्रो एपोप्टोटिक में ये सारे आते हैं, ये दोनों ही एपोप्टोसिस को करवाने वाले हैं, जिसमें बैक्स, बैड, बिड, प्यूमा, बिम, नोक्सा ये सारे आ जाते हैं। अब एपोप्टोसिस के लिए हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि 2 फिनोमिनन होते हैं एपोप्टोसिस के पाथवे के लिए। ओके, सो अब हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, कि एपोप्टोसिस का एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसा होता है, क्यों होता है, कब चलता है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे तब होता है जब हमारे पास जो स्टिमुलस होता है, वो स्टिमुलस जो है वो कोई एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के बाहर से आने वाला कोई सिग्नल आया है जो एपोप्टोसिस को करवाएगा, उसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। अब इसमें हमारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि रेडिएशंस हो गई,
गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, हीट हो गई, इन्फेक्शन हो गया। ये सारे जो सिग्नल्स होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। तो कोई भी जो इसमें लिगैंड होता है वो ट्राइमेरिक होमोट्राइमर होता है, मतलब तीन एक जैसे सब यूनिट से बना हुआ इसका लिगैंड होता है। उसके बाद ये जो डेथ रिसेप्टर होते हैं ये भी कैसे होते हैं, ये भी होमोट्राइमेरिक होते हैं। ओके, इसमें भी तीन सब यूनिट्स होती हैं। तो डेथ रिसेप्टर एंड लिगैंड ये सारे ही कैसे होते हैं, होमोट्राइमेरिक होते हैं। जितने भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं डेथ रिसेप्टर्स ये टीएनएफ अल्फा फैमिली को बिलोंग करते हैं। टीएनएफ क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। टीएनएफ अल्फा फैमिली को बिलोंग करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। और ज्यादातर इसमें जो लिगैंड्स होते हैं वो या तो टीएनएफ होता है या फिर एफएडी होता है, फास्ट लिगैंड होता है। ओके, सो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास टीएनएफ लिगैंड आया है और वो आ करके अपने रिसेप्टर से, इसका जो रिसेप्टर है वो कौन सा होगा, वो होगा टीएनएफआर, इससे बाइंड करेगा। तो कैसे एपोप्टोसिस का एक्सट्रिंसिक पाथवे चालू होता है या स्टार्ट होता है। तो सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है होमोट्राइमर के फॉर्म में। और कोई भी जो रिसेप्टर होते हैं जनरल रिसेप्टर्स के पास एक ये जो बाहर वाला डोमेन होता है ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है और ये साइटोसोलिक डोमेन होता है। लेकिन यहाँ पर इस डोमेन को हम डेथ डोमेन कहते हैं, साइटोसोलिक डोमेन को। जब यहाँ पर टीएनएफ जो कि होमोट्राइमर के फॉर्म में लिगैंड है इसने आकर के बाइंड किया टीएनएफ अल्फा, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो टीएनएफआर है, दैट इज द रिसेप्टर ऑफ टीएनएफ लिगैंड। उसके बाद यहाँ पे कुछ अडेप्टर मॉलिक्यूल्स आकर के बाइंड करते हैं, अडेप्टर जैसे कि ट्रैड हो गया एंड दूसरा अडेप्टर जो हो गया वो फैड हो गया, फैड एंड ट्रैड। फैड एंड ट्रैड बाइंड होने के बाद यहाँ पर इनिशिएटर कैस्पेजेस आकर के बाइंड करते हैं और इनिशिएटर कैस्पेज एक्सट्रिंसिक पाथवे में होता है प्रोकैस्पेज 8। प्रोकैस्पेज 8 आकर के इनसे इंटरैक्ट करता है। जब ये इनसे इंटरैक्ट करता है तो प्रोकैस्पेज खुद क्लीव होकर के किस में बदल जाता है, एक्टिव कैस्पेज में। ये इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिव हो गया है। अब ये एक्टिव इनिशिएटर कैस्पेज जा करके एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को एक्टिवेट करता है। एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस हमने आपको कल भी बताया था 3, 6 एंड 7 होते हैं एंड ये कॉज करते हैं एपोप्टोसिस। ओके, अगर हमारे पास लिगैंड फास्ट लिगैंड होता है तो कैसे सिग्नलिंग चलती है। अगर हमारे पास जो लिगैंड है वो है फास्ट लिगैंड, सपोज हमारे पास ये एक सेल है और ये एक लिम्फोसाइट है, इसको हम कह रहे हैं कि किलर लिम्फोसाइट है, यानी इस सेल की डेथ होने वाली है। तो इसके पास लिगैंड प्रेजेंट है, सपोज दिस इज अ फास्ट लिगैंड। यहाँ पे फास्ट लिगैंड प्रेजेंट है, ये सेल है, ये टारगेट सेल है। इस टारगेट सेल के ऊपर जिसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जिसको हम फास्ट रिसेप्टर्स कह रहे हैं, ये भी होमोट्राइमर ही होते हैं। जब ये आकर के इस लिगैंड इस रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है, सपोज इसने आकर के यहाँ पे इस रिसेप्टर से इंटरेक्ट किया तो इसका ये जो डेथ डोमेन होता है इस डेथ डोमेन से इंटरेक्ट करेगा एक अडेप्टर प्रोटीन
और वो अडेप्टर प्रोटीन होता है फैट। जैसे वहां पे ट्रैड एंड फैट दोनों बाइंड कर रहे थे, यहाँ पे अडेप्टर प्रोटीन सिर्फ फैट होता है। इससे जा करके बाइंड करता है प्रोकैस्पेज 8, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में प्रोकैस्पेज 8 यूज होता है। ये तीनों ही मिल करके डिस्क का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डिस्क का फुल फॉर्म होता है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। इन लोगों ने डेथ डिस्क कॉम्प्लेक्स बनाया। प्रोकैस्पेज 8 ने एक्टिवेट होकर के कैस्पेज 8 को एक्टिव किया, अपने आप को एक्टिवेट किया बाय क्लीवेज। इसने एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट किया और इसने एपोप्टोसिस करवाई। So this was about the extrinsic pathway of apoptosis, और जिसमें लिगैंड भी ट्राइमर था और हमारा रिसेप्टर भी ट्राइमर था। और ये जो एपोप्टोसिस होती है, इसमें ज़्यादातर जो लिगैंड्स होते हैं वो हो सकते हैं कि या तो कोई साइटोकाइंस होंगे, या तो टीएनएफ होगा, या फिर फास्ट लिगैंड होगा। और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अगर साइटोकाइन है तो साइटोकाइन रिसेप्टर होते हैं, या फिर टीएनएफ आर होता है टीएनएफ का रिसेप्टर, या फिर फास्ट रिसेप्टर होता है। ओके, so this was all about the extrinsic pathway, which is of apoptosis, which is activated by some extra cellular signals, and these signals can be ionizing radiations like gamma rays, X-rays, heat or high temperature, and viral infection, chemical agents. If you like this video, like, share and subscribe my YouTube channel. In the next video lecture, we'll discuss about the intrinsic pathway of apoptosis.